हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम अपनी वर्कशीट नंबर 12 को अटेम्प्ट करेंगे, समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, जो कि क्या होगी, साइंस सब्जेक्ट की है, 10th क्लास की है। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नेम, डेट क्या है आज 31 जुलाई, ठीक है। टॉपिक क्या रहेगा हमारा, अम्ल, अक्षारक और लवण, ठीक है। तो चलिए बेटा इसके बारे में जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अम्ल एवं अक्षारक की समता, सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, अम्ल और अक्षारक की समता के बारे में जानेंगे। यह क्रमशः H+ और OH नेगेटिव आयनों को उत्पन्न करने के लिए अम्ल और अक्षार की समता है। तो ये वो समता है जो कि क्या करती है, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा अम्ल और कौन सा अक्षार दुर्बल है और कौन सा प्रबल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ओके। तो जो अम्ल 100% आयनित होता है, ठीक है, यानी कि पूरे कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है और अधिक H+ आयनों को उत्पन्न करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो अम्ल कम H+ आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस होंगे किसी भी मतलब कि कह सकते हो अम्ल से, तो वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, और जिससे कम होंगे वो दुर्बल अम्ल होगा। जो अक्षार H+ आयन आयनित मतलब कि जो अक्षार 100% आयनित होता है और अधिक OH नेगेटिव आयनों को उत्पन्न करता है उसे प्रबल अक्षार कहते हैं, ठीक है। तो जो 100% आयनित होता है और क्या करता है, अधिक OH+ आयन उत्पन्न करता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रबल अक्षार कहलाएगा। लेकिन जो कम OH नेगेटिव आयन को उत्पन्न करेगा तो वो क्या कहलाएगा, दुर्बल अक्षार कहलाएगा, ठीक है। समान सांद्रता के HCl, यानी कि सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, उनकी जो कंसंट्रेशन या थिकनेस कहोगे वो इक्वल होगी। तो इक्वल थिकनेस वाले होंगे, जो सांद्रता वाले होंगे, HCl और CH3COOH एसिटिक एसिड, दोनों H+ आयनों की अलग अलग मात्रा को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, इनकी क्षमता में डिफरेंस आ जाएगा। तो HCl जो होता है पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है लेकिन अधिक H+ आयन को उत्पन्न करता है, और ये CH3COOH क्या होता है, अपूर्ण रूप से आयनित होता है और कम H+ आयन को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दुर्बल हो गया, और पहले वाला क्या हो गया, प्रबल हो गया, ठीक है। तो प्रबल आयन कौन सा है, HCl, और दुर्बल कौन सा है, CH3COOH, ओके। इसी प्रकार से जो अक्षार 100% आयनित होता है, अधिक OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है, उससे प्रबल अक्षार उत्पन्न होता है, और जो अक्षार OH नेगेटिव आयन कम उत्पन्न करता है उससे दुर्बल अक्षार उत्पन्न होता है, ठीक है। अब जानेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है लवणों के प्रकार, ठीक है। तो लवणों के प्रकार के बारे में जानेंगे अब। तो लवण तुम बेटा 7th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो लवण के प्रकार कितने होते हैं, 3 तरीके के। आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा होगा बेटा, उसमें हम क्या करते थे, अम्ल और अक्षार के बीच में अभिक्रिया कराते थे, जिसमें क्या होता था, वो एक दूसरे का जो प्रभाव है, प्रकृति है, उसको मतलब कि समाप्त कर देते थे, खत्म कर देते थे, और क्या करते थे, उदासीन मतलब बना देते उन दोनों को, ठीक है। उनका दोनों का असर खत्म हो जाता था, हमें बाद में क्या मिलता था, लवण मिलता था, जल मिलता था, और साथ में उष्मा भी प्रोड्यूस होती थी, ओके। तो वही थी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उसी में ही लवण मिलते हैं, तो उसमें 3 तरीके के लवण मिलते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो लवणों के प्रकार थे, उनकी प्रकृति 3 तरीके की होती थी, या तो उदासीन होती थी, या फिर मतलब कि अम्लीय होती थी, या फिर अक्षारीय होती थी। तो इसमें 4 केसेस बनेंगे ऐसे ही, जब हम अम्ल और अक्षार के बीच में अभिक्रिया कराते हैं। तो एक तो क्या है, हमने अम्ल भी प्रबल लिया और मतलब कि अक्षार भी प्रबल लिया। तुम ये देखो कि दो के बीच में फाइट कराते हो, स्ट्रॉन्ग जो पर्सन हो, तो दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो उनके बीच में फाइट कराओगे तो क्या होगा, काफ़ी देर तक होगी, और वो क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। तो क्या हो गया, उदासीन कर दिया, ठीक है। तो हमारी जो प्रकृति होगी, जो सोल्ट हमें मिलेगा, उसकी कैसी होगी, उदासीन होगी। और वो सोल्ट कौन से, उदाहरण के लिए NaCl और K2SO4, ठीक है। ये उदासीन लवण होते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में प्रक्रिया कराते हैं। जैसे कि अब स्ट्रॉन्ग अम्ल क्या लिया, HCl स्ट्रॉन्ग हमने अभी पढ़ा, ऐसे ही H2SO4 होता है। और स्ट्रॉन्ग जो अक्षार होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, प्रबल अक्षार वो NaOH होता है और KOH होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हो या इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हो तो हमें ये वाले उदासीन सोल्ट प्राप्त होते हैं, ओके। अब दुर्बल अम्ल हो और प्रबल अक्षार हो, यानी कि एक बात याद रखो, जो भी प्रबल होगा, जो भी स्ट्रॉन्ग होगा, जीतेगा वही, तो प्रकृति भी क्या होगी, उसी की होगी। तो अब यहाँ पर प्रबल अक्षार है तो प्रकृति भी क्या होगी, अक्षार यही होगी, ठीक है। अब इसमें उदाहरण के लिए हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 CH3COONA, ओके। किन किन के बीच में रिएक्शन करके प्राप्त होगा बेटा हमें ये, तो ये मिलेगा NaOH की अगर हम H2CO3 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na2CO3, और अगर NaOH की मतलब कि इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, CH3COONA, ठीक है। अब
तीसरा केस आता है बेटा प्रबल अम्लीय और दुर्बल अक्षार। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग कौन है, अम्ल है, तो प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अम्ल ये रहा देखो। ठीक है, और हमने क्या लिया, दुर्बल अम्ल लिया। ठीक है, अक्षार लिया, तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करके हमें क्या मिला, CaCl2। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी हुई, अम्लीय हुई। ओके, तो दुर्बल, अब फोर्थ केस है दुर्बल अम्ल और दुर्बल अक्षार, यानी कि दो स्ट्रॉन्ग के बीच में कराओ मतलब कि फाइट, या फिर दो वीक के बीच में कराओ, तो बात तो एक ही हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी उदासीन, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देंगे। हाँ, अगर एक ज़्यादा है और एक कम है तो चेंज आएगा प्रकृति में, नहीं तो उदासीन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो उदाहरण के लिए हमें उदासीन लवण मिलेगा वो क्या, NH4 2CO3। ये किस किस के बीच में, NH3 और H2CO3 के बीच में अभिक्रिया कराने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो ये तो थे लवण के प्रकार। अब बेटा अपनी लास्ट वीडियो मतलब कि वर्कशीट में भी क्या जाना था, पीएच के बारे में। तो पीएच के बारे में कुछ डिटेल दी गई है यहाँ पर, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ देखो क्या दिया है, हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7 से लेकर 7.8 पीएच की रेंज में, ठीक है, या प्रास के बीच में कार्य करता है। ठीक है, तो इसके बीच में होता है हमारे शरीर का पीएच। ओके, अब यहाँ पे जानते क्या दिया, यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो तो अम्लीय वर्षा कहलाती है वो। क्योंकि तुमने पढ़ा होगा पीएच में क्या होती है, 0 से 14 तक होता है। तो जितना ज़्यादा मतलब कि ये होगा बेटा, 7 होता है, 7 क्या होता है, उदासीन। तो 7 से इधर जाएगा तो वो क्या होता जाएगा, अक्षारीय, और इधर आएगा तो वो क्या होता जाएगा, अम्लीय। तो ये क्या आ रहा है, 7 से इधर आ रहा है तो क्या होती जा रही है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। और यह नदी में पहुँचने वाले जलीय जीवों को हानिकारक होती है। क्यों होती है बेटा, जैसे अब तुम देखोगे कि जब अम्ल हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होती है, एसिडिटी होने लगती है हमें। ठीक है, और हम इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है उससे। तो इसी तरीके से बेटा इनके माउथ में भी वो जल के द्वारा चली जाती है और इनके अंदर भी इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमारे पाचन तंत्र में अमाशय द्वारा HCl अम्ल उत्पन्न होता है, हम सब जानते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, लेकिन उचित मात्रा में होगा तभी। किस लिए होता है ये फायदा, जानते हो इसके बारे में कि HCl का उपयोग क्या होता है हमारे शरीर में, ये पढ़ चुके होंगे बेटा आप। चलो किसी को नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि HCl क्या करती है, जो हम खाना खाते हैं तो हो सकता है उसके साथ कुछ बैक्टीरिया चले गए हो, तो ये उनको मारने में हेल्प करता है। ठीक है, स्टमक में ही उनको मार देता है। परंतु अपचय के कारण, ठीक है, इनडाइजेशन के कारण अम्ल की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। इसलिए क्या करते हैं, हम एंटी एसिड को लेते हैं, जिसका क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है उसकी अधिकता को उदासीन करने के लिए। ठीक है, तो तुम देखते होंगे जब एसिडिटी होती है तो क्या बोला जाता है, एड में भी सुनते हो, इनो लेते हो। तो इनो क्या होता होगा, इनो में, इनो की जो नेचर है, प्रकृति है, वो क्या है, अक्षारीय है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दंत से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो दांत खराब होने लगते हैं बेटा अगर 5.5 से कम का पीएच हो अगर हमारे मुख में। और वो कब होता है ऐसा बेटा, ऐसा होता है जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन में उपस्थित जो शर्करा होती है, उस शर्करा को जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल में परिवर्तित करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, उसको भोजन खाएंगे डेली ऐसे ही खाते रहेंगे और कुल्ला वगैरह नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, शर्करा हमारे मुख में रह जाएगी और बैक्टीरिया क्या करेंगे, उससे एसिड क्रिएट करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे दंत से लग जाएगा, क्षय रोग की प्रॉब्लम हो जाएगी दांतों में। ठीक है, तो इसलिए इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम है तो उसको बेसिक बनाने के लिए, अक्षारीय करने के लिए हमें अक्षार का यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या है, टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट अक्षारीय प्रकृति का होने के कारण दंत से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, अब नीचे क्या है बेटा कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इसका उपचार बेकिंग सोडे जैसी दुर्बल अक्षारक द्वारा किया जाता है। तो जो बेकिंग सोडा होता है बेटा वो क्या होता है, दुर्बल अक्षारक होता है। ठीक है, और मधुमक्खी का जो डंक होता है एक अम्ल छोड़ता है, जिससे हमें क्या होता है, दर्द होता है और जलन होती है। तो उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग होता है, बेकिंग सोडा का, और वो दुर्बल अक्षारक होता है। और नेटल के डंक वाले वो मतलब कि बाल होते हैं जो मेथेनोइक अम्ल को छोड़ते हैं। ठीक है, जिसके कारण भी क्या होती है, जलन का अनुभव होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच पौधों के पोषक तत्वों की उपलब्धि में सहायक होता है। ठीक है, तो पीएच लेवल ही डिसाइड करता है कि कौन सी मतलब कि पौधों के लिए उचित है। ठीक है, जैसे अब मिट्टी की गुणवत्ता का पता लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका पीएच लेवल चेक करते हैं। तो पीएच अगर क्या हो, 7 के अराउंड हो तो वो सही है। ठीक है, उदासीन हो मतलब कि ना तो वो अम्लीय हो ना वो अक्षारीय हो।
लेकिन अगर मिट्टी क्या हो, अम्लीय हो जाए तो उसको कैसे अक्सारीय करेंगे? तो चूने या कैल्शियम कार्बोनेट की सहायता से हम उसको अक्सारीय बनाएंगे और उदासीन करेंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ डिटेल थी बेटा इस टॉपिक के बारे में, अम्ल, अक्षारक और लवण के। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए। देखते हैं क्या दिया गया है इनमें बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, प्रत्येक लवण को अम्लीय, अक्षारीय और उदासीन रूप में पहचानना है। ठीक है, ये 3 हमें दिए गए हैं, इनको हमें पहचानना है कि कौन सा लवण है, कौन सा अम्लीय है और कौन सा अक्षारीय है। मतलब ये तीनों लवण है। ठीक है, ये तीनों हमें क्या मिले, एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद हमें मिले हैं। ठीक है, तो सोल्ट हो गए। तो तीनों, अब इनकी नेचर बताना है, प्रकृति बतानी है कैसी है। तो KCl कैसे बनता है बेटा? KCl किस किस से बना है? KCl बना है HCl के मिलाने से और साथ में किससे, KOH। अब यहाँ से देखो बेटा कि जो KOH है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो हमने पढ़ा था कि क्या मिलता है हमें, न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल हमें सोल्ट मिलता है। तो ये कैसे नेचर का हो गया, न्यूट्रल का। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि NaNO3। ठीक है, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है बेटा, इसकी प्रकृति हमें बतानी है। तो ये मिलकर बना हुआ है NaOH प्लस HNO3। ठीक है, तो ये इन दोनों से मिलकर बना है। तो NaOH भी क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और ये HNO3 क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसकी प्रकृति भी कैसी हो जाएगी बेटा, न्यूट्रल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस एसिड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, न्यूट्रल। अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि जो थर्ड वाला है NH4, ठीक है, का होल ट्वाइस SO4, ये किससे बना है? तो ये बना है बेटा वीक बेस से, NH3 प्लस H2SO4। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया एसिड, और ये क्या हो गया, ये वीक बेस हो गया। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही उसकी सोल्ट की प्रकृति होगी। तो यहाँ पे कैसी हो जाएगी इसकी प्रकृति, एसिडिक। ओके, तो ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे फर्स्ट था। सेकंड में क्या है बेटा, आप सेकंड में पूछा गया है कि MgCl2 है जो वो किस अम्ल से और अक्षारक से बना है, या फिर बता सकते हो उनकी नेचर भी बता सकते हो। तो जो MgCl2 है बेटा, ये बना हुआ है आपका MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, प्लस में किससे बना हुआ है, HCl से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होगी तो MgOH का होल ट्वाइस हो गया। और ये क्या है, ये मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। ठीक है, और जो ये है ये वीक है, थोड़ा सा वीक बेस है। तो इसलिए इसकी जो होगी प्रकृति वो क्या होगी बेटा, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगी। ओके, तो ये थोड़ा एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि MgCl2 है जो वो किससे मिलकर बना हुआ है, प्रबल अम्ल से और दुर्बल अक्षार से, और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, स्लाइटली एसिडिक या अम्लीय हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत साफ क्यों करने चाहिए? तो बेटा हम पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में, क्योंकि जो भोजन होता है उसमें शर्करा होती है और शर्करा को जीवाणु क्या कर देते हैं, अम्ल को क्रिएट करते रहते हैं, उसको मतलब कि डिग्रेड करके, ठीक है, मतलब कि अपघटन करके कह सकते हो उसको। तो उससे क्या करते हैं, उसको अम्लीय बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, pH लेवल जो है 5.5 से कम चला जाता है मुख का, और उससे हमारे दांत खराब होने लगते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तुरंत खाना खाने के बाद टूथपेस्ट करना चाहिए या टूथब्रश करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था अमाशय में बनने वाला जो अम्ल होता है वो प्रबल अम्ल होता है, जो कि क्या है, HCl, स्ट्रॉन्ग जो होता है, तो वो होता है। और ये किस लिए काम आता है, बैक्टीरिया को मारने के, जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए काम में आता है, लेकिन अधिक मात्रा में होगा तो नुकसान देगा। जैसे कि अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा कि क्या होता है। ठीक है, और आप भी अगर और कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो इसमें तो कर सकते हो। और साथ ही बेटा बुक्स पढ़ा करो, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हो उससे रिलेटेड अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, और मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एंटी एसिड किस प्रकार कार्य करते हैं, 2 एंटी एसिड के नाम लिखे। तो एंटी एसिड से ही पता चल रहा है कि ये एसिड के खिलाफ काम करेगा। ठीक है, उसके एंटी में काम करेगा, तो उसके खिलाफ काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, एसिड क्या होता है, एसिडिक होता है, तो वो उसको अक्षारीय बनाने का कार्य करता है, उदासीन करने का कार्य करता है एसिड को। ठीक है, तो 2 एंटी एसिड क्या हो गया बेटा, एक तो हमने अभी पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट,
दूसरा हमने बेकिंग सोडा पढ़ा था अभी, ठीक है, टूथपेस्ट भी पढ़ा था, तो आप कुछ भी बता सकते हो। ओके, तो स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को 7.2 pH की मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन मिट्टी का pH 5.6 है। पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का pH उपयुक्त करने वाले रसायन का नाम और उसकी प्रकृति लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा कि मिट्टी के लिए क्या उदासीन मिट्टी का होना जरूरी है, ठीक है, थोड़ी सी अक्षारीय चलेगी लेकिन अम्लीय नहीं चलेगी, क्योंकि 7 होता है उदासीन और 7.2 तक तो चल जाएगी, यानी कि वो थोड़ी सी क्या हो अक्षारीय हो तो चलेगा। तो अगर मिट्टी का pH जो है 5.6 हो गया या उससे कम, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे, हम मतलब कि सही कैसे करेंगे जो पौधों की वृद्धि में सहायक हो। तो उसमें बेटा हमने अभी पढ़ा था कि चूने या कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करेंगे, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अक्षारीय होती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, आपको भी मज़ा आया होगा इनको पढ़ने में और कुछ नई नई बातें भी आपको पता चली होंगी। उम्मीद की करती हूँ बेटा सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 13 के साथ करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।